हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अध्याय फर्स्ट जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अवर्णनीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने जिसमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियाँ, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंता करेंगे कि वह क्या है, जीव क्या है। अब जानते हैं कि जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायतः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षण को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना है और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अनुभव लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपचयन, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधे में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। एक कोशिका जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीव के भार में वृद्धि होती है। पर्वत, गोलासम तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। जीवों में यह लक्षण जिस परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में कुछ हुआ बोलो तो दबा ले कुछ नहीं चलता रहा, चल रहा है।
इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो सकती है। बहुकोशिका जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विधिवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई, जिसको कवक कहते हैं, लाखों अलैंगिक जीवाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटियों के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चपटा कृमि में वास्तविक पुनः जनन होता है, अर्थात एक खंडी जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त या जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिका जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिका जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं। खेसर या खच्चर, बंध्य, कामगार मधुमक्खी, अनुवदन, मानव युगल। इस प्रकार जनन भी जीवों का सामग्री विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपाचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरन जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपाचयिक क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोशिक हो अथवा एक कोशिक हो, में हजारों उपाचयिक क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणियों, कवक अथवा सूक्ष्म जीवों में उपाचयिक क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपाचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपाचयी क्रियाएं नहीं होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपाचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। जीवों के शरीर से बाहर प्रखनली में की गई उपाचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव, अतः उपाचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्र में एकांकी उपाचयी क्रियाएं जैविक नहीं है। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों को जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट्स से लेकर जटिलतम यूकेरियोट
तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती है। यह रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते हैं, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती। उत्तकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिका अंगों के लक्षण अंगों में स्थित आणविक घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि अंगों में स्थित आणविक घटनाओं के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उत्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों के संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अनुभूत घटना व्यर्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की समझदारी द्वारा संबद्ध है, परंतु यह पदार्थ सब में विभिन्न अंशों में होते हैं। जीव जगत में विभिन्नता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों के बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास भी है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विभिन्नता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतुओं अथवा जीव को आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विभिन्नता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता है।
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं, हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थलीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, इससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया का नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सामान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकरण विधि ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्द वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाया जाए। आपका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विनाम है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। पहला, जैविक नाम प्रायतः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। दूसरा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। तीसरा, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों का अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं।
जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। उदाहरणतः मंजीफेरा इंडिका, इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। बगल में मत दीदी आ गई। बोले कोई कमी नहीं बोल। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं जैसे कि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। उसी समय हमारे मस्तिष्क में जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं इससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। हम यदि एल्सेशियन के विषय में एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाहें कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं। इनका उपयोग हम अपने पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों का पता बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, संरचना, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की परिस्थिति की सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रम के लिए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विभिन्नता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन के इस
शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टोमेटिक कहते हैं। सिस्टोमेटिक शब्द लैटिन शब्द है, सिस्टेमा से आया है। इसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध काफी ध्यान रखा गया है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, कल पूरा समाप्त कर देंगे।